नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा आपके सामने। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, रोम क्या है दोस्तों, रोम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा भी है दोस्तों, और लोथल भी। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा 2880 किलोमीटर। याद रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु की 5 सहायक नदी है दोस्तों, कौन कौन सा, झेलम, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और सतलज। दोस्तों याद रखिएगा झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब, ये टोटल सिंधु की 5 सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे सिंधु नदी की लंबाई कितना है 2880 किलोमीटर। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत, याद रखिएगा सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत दोस्तों मात्र 20% और पाकिस्तान 80% जल का उपयोग करता है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि लोथल, दोस्तों लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल क्या है दोस्तों, लोथल बंदरगाह है। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है, कौन सी नदी, भोगवा नदी। कालीबंगा दोस्तों घाघर नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है दोस्तों कालीबंगा से मिला है। अगर बात करते हैं चूड़ी का प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला है, वो भी कालीबंगा से ही मिला है। अगर बात करते हैं दोस्तों रोम क्या है, रोम इटली की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, यानी 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोम जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों याद हुआ राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद दोस्तों याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध परिषद जो राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वैशाली में ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध परिषद जो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, ये कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। और कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध परिषद हुआ था ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं दोस्तों कि पूछेगा सवाल कि प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा तो प्रथम बौद्ध परिषद जो अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों ये कनिष्क के समय में हुआ था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 3 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा कौन थे, याद रखिएगा जॉर्ज ह्यूल थे। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज ह्यूल। याद रखिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. हुम ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किए थे, 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, ए.ओ. हुम के द्वारा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर सवाल कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है दोस्तों। याद रखिएगा किसे कहा गया है, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे दोस्तों सब अंग्रेज थे, एक भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था दोस्तों। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान, ठीक है। याद रखिएगा। तो अगर बात करें दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये 1928 में आया था दोस्तों। याद रखिएगा साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों, 1942 में आया था दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, इसमें एक भी जो थे भारतीय सदस्य नहीं थे दोस्तों, सभी जो थे सदस्य वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, श्वेत कमीशन कहा गया दोस्तों, ठीक है। और श्वेत कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, तो लॉर्ड रिपन को दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय में ही अगर बात करते हैं 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना शुरू किया गया था। 1872 में दोस्तों याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। और 10 की आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था दोस्तों, ठीक है। याद करिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था, लाया था लॉर्ड लिटन ने, रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में दोस्तों, गांधी और इरविन के बीच। याद रखिए दोस्तों लॉर्ड इरविन के बारे में बात करते
हैं गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था दोस्तों? याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी, बांग्लादेश, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का अमार सोनार दोस्तों, ठीक है, क्या नाम था उसका? अमार सोनार। अगर बात करते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। अगर बात करते हैं भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 5 राज्य जो है दोस्तों बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है तो भारत के साथ कितना किलोमीटर? तो 40-96 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों, याद रखिएगा 40-96 किलोमीटर। अगर बात करते हैं दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में, याद रखिएगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करते हैं दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय सर की उपाधि लौटा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिताओ। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर सवाल। 7 कह रहा है दोस्तों कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? दास्ता का अंत, ठीक है। यानी विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास्ता का अंत जो है लागू नहीं किया गया था, बल्कि ठगों का दमन किया गया था। सती प्रथा का अंत भी किया गया था दोस्तों। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना भी किया गया था। अगर बात करते हैं कि मेन रूप से अगर बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था दोस्तों। कब? 1829 में। कब किया गया था? 1829 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन था दोस्तों? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन नहीं था, बल्कि जापान था दोस्तों, जर्मनी था और इटली भी था। यानी ये सब क्या थे? जापान, जर्मनी, इटली जो थे ये धुरी राष्ट्र के सदस्य देश थे। याद रखिएगा धुरी राष्ट्र थे जापान, जर्मनी और इटली। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। जर्मनी राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। और इटली की राजधानी है दोस्तों रोम। रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। द्वितीय विश्व जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व में 2 राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जापान थे, जर्मनी थे, इटली थे दोस्तों। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से? ब्रिटेन थे, अमेरिका थे, फ्रांस थे, ठीक है। ये सब क्या थे दोस्तों? मित्र राष्ट्र में थे, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व के दौरान ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा, नागासाकी, लिटिल बॉय और फैट मैन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 9 है कि शिकागो में 1983 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। किसने लिया था? याद रखिएगा, तो विवेकानंद जी लिए थे, याद रखिएगा। यानी कि 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? विवेकानंद। अगर बात करते हैं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किया था, 1897 में किए थे। दयानंद सरस्वती दोस्तों, याद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किए थे? 1828 में किए थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी किसकी दोस्तों? ये भी राजा राम मोहन राय की है, पुस्तक है संवाद कौमुदी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर कि खाली स्थान दोस्तों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। यानी किसको चुना गया था? तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी को। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के पहला बैठक में ही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल कह रहा है
कि खाली स्थान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को संविधान का वास्तुकार माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कब से कब तक थे, तो 1947 से लेकर 1964 तक दोस्तों, ठीक है। यानी 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1964 में इनका देहांत हो गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने। 12 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खाली स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो किसको नहीं किया गया है, धार्मिक अधिकार को नहीं किया गया, याद रखिएगा, बल्कि विश्व शांति का प्रचार को सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायत को सहायता करना भी सम्मिलित किया गया है, किसके तहत, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया। मुफ्त शिक्षा के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, धार्मिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया। किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है आयरलैंड से, याद रखिएगा, आयरलैंड से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए राज्य के निर्देशक तत्व किस भाग में दोस्तों, तो भाग 4 में उल्लेख किया गया राज्य के निर्देशक तत्वों को, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, काम करने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये क्या है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार क्या है दोस्तों, ये भी मौलिक अधिकार है, ठीक है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं पहले कितना था, 7 था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यह है दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, ठीक है, ग्राम पंचायत में मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष सॉरी दोस्तों, देखिए वोट देने का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा कितना है, 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है वोट देने का अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। और मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना, 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल भी बनने के लिए 35 वर्ष दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1952 में किया गया था। याद रखिएगा कि लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया था 1952 में। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि संविधान को लागू कब किया गया था दोस्तों, संविधान तो सबसे पहले बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 17 नंबर सवाल कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है ये महापौर होता है। कौन होता है, महापौर जो होता है ये नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, महापौर। चलिए अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर सवाल। 18 है दोस्तों कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी ये मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ओम बिरला जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार दोस्तों, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला है 19 नंबर कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु
को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। अभी हम सवाल बताए थे कि 61वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। कितना? मतदान देने की आयु। ठीक है, याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा ये 1978 को हुआ था। ठीक है, 1978 को 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 20 नंबर है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है दोस्तों, क्या है? याद रखिएगा, तो पश्चिम से पूर्व है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 21 नंबर। 21 आपने सामने है दोस्तों कि पियोंग पांग किस देश की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा पियोंग पांग जो है ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? पियोंग पांग। मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मंगोलिया जो राजधानी है उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर। ठीक है, उलान बटोर जो है ये किसकी राजधानी है? यह है दोस्तों आपका मंगोलिया का उलान बटोर। मालदीव का दोस्तों माले। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और बात करते हैं मलेशिया क्या है दोस्तों? तो मलेशिया का है कोलालमपुर। ठीक है, कोलालमपुर जो है मलेशिया राजधानी है। तो पियोंग पांग किसकी राजधानी है? उत्तरी कोरिया का। उत्तरी कोरिया राजधानी पियोंग पांग, दक्षिणी कोरिया राजधानी सियोल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 22 नंबर है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, जो वायुमंडल की ओजोन परत है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मुक्ता क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि वायुमंडल में जो दोस्तों नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर देखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ठीक है, क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये है आपका 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश है। चलिए अगला देखिएगा 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो 24 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, यानी भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा, जो दोस्तों सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर दोस्तों। ठीक है, 8,848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 25 नंबर कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है दोस्तों? गोदावरी नदी के जो उद्गम स्थल है याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक या त्रिभंगम की पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर है दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई, याद रखिएगा। ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोस्तों। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, ओडिशा में ही दोस्तों महानदी स्थित है जहां जिसके ऊपर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो विश्व में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ, सबसे ज्यादा जंगल दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में दोस्तों? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर। अगर बात करें दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिएगा कि कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है दोस्तों? ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, यानी कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता हुआ है कौन है दोस्तों? तो वो आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वी की भ्रमण गति। ठीक है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता हुआ है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 है काली मिट्टी को की भी कहते हैं, क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, सबसे ज्यादा कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 29 नंबर कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों फसल प्रत्यावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 30 नंबर सवाल देखिएगा।
30 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 30 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है दोस्तों। और क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। देखिए याद रखिएगा, जनसंख्या से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों सिक्किम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं सिक्किम का जो स्थापना हुआ था 1975 को हुआ था, कब हुआ था, 1975 को सिक्किम का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या किसका है, सिक्किम का। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों, गंगटोक। अगला 31 नंबर कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ठीक है। यानी 31 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। यानी किस अर्थशास्त्री के अनुसार, तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 32 नंबर। 32 कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है दोस्तों, याद रखिएगा किससे है, यह दोस्तों व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी कि बी ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला 33 नंबर कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। दुधवा जो नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर बात करते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर। 34 है दोस्तों कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा किसने किया है, ये एवेनेजर हावर्ड ने किया है, ठीक है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है, एवेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया दोस्तों, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला है 35 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं, याद रखिएगा कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा, 8 मार्च को याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं जैसे कि 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 36 नंबर सवाल। 36 नंबर क्या सवाल कह रहा है, देखिएगा 36 है दोस्तों आपके सामने पढ़िएगा। यहाँ पे 36 है कि एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौचंदी मेला, ठीक है, याद रखिएगा नौचंदी मेला। यानी कि नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 37 नंबर कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जेनेटिक खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। जेनेटिक कोड किसने खोज किया था, हरगोविंद खुराना दोस्तों। लुई पास्चर ने, ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने रेबीज के टीका खोज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर। 38 आपके सामने है कि श्वेत रक्त कणिका का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है, पोषक तत्वों का वहन करना, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। आइए और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने संक्रमण से लड़ना दोस्तों, ये सही है, ठीक है, कि क्या होता है, संक्रमण से लड़ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है। 39 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 39 है, देखिए 39 है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी जाइलम ऊतक
कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय जठर रस जो है ये अमाशय के द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, अमाशय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने 41 नंबर। 41 आपके सामने है दोस्तों कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। याद रखिएगा ये कार्य है दोस्तों संक्रमण से लड़ना, ठीक है। यानी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, संक्रमण से लड़ना, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है दोस्तों, तो वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन से, ठीक है। याद रखिएगा प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटे नलिकाओं से बना होता है, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन से बना होता है, ठीक है। यानी 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर सवाल लिखिएगा कि घेंघा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घेंघा, याद रखिएगा घेंघा जो होता है, घेंघा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो बेरी बेरी होता है। यानी याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगर बात करते हैं विटामिन बी का रसायन नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रसायन नाम थायमिन होता है दोस्तों। क्या होता है, थायमिन, ठीक है। अगला 44 नंबर है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है दोस्तों, ठीक है। यानी 44 का ऑप्शन याद रखिएगा, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जो है क्या करता है, ये इंसुलिन पैदा करता है। अग्नाशय मानव शरीर का कौन सा अंग, अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 45 नंबर कि एड्स क्या है दोस्तों, एड्स है, याद रखिएगा एड्स क्या है दोस्तों, तो एड्स आपके सामने याद रखिएगा क्या है, घातक मृत्यु रोग है, ठीक है। एड्स क्या है, घातक मृत्यु रोग। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 46 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि नील हरित शैवाल है, तो क्या है दोस्तों नील हरित शैवाल, तो ये आपका सामने है स्वपोषी है दोस्तों, ठीक है। नील हरित शैवाल क्या है, स्वपोषी है। अगला देखिएगा 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टोज को, ठीक है। लैक्टोज को क्या कहते हैं दोस्तों, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं लैक्टोज को, ठीक है। अगला 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा तो 48 का ऑप्शन नंबर रखिएगा बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी है ग्रीन हाउस गैस। मीथेन का रसायन है CH4, मीथेन को गोबर गैस, ठीक है। याद रखिएगा मीथेन को गोबर गैस, मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 49 नंबर सवाल दोस्तों। 49 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है दोस्तों, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रतिबल। क्या दोस्तों, ये सदिश मात्रा यानी सदिश राशि, बल्कि दबाव, ऊर्जा, कार्य, ये क्या है दोस्तों, तीनों अदिश राशि है, ठीक है। अगला है दोस्तों 50 नंबर कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 गुने 10⁻⁹ मीटर, 1 गुने 10⁻⁹ मीटर, ये 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा न्यूटन का गति का पहला नियम, ठीक है। तो जब न्यूटन गति का पहला नियम क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 52 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ स्थिर गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑप्शन देखते हैं, या फिर दोस्तों ना तो गतिज हो जाती है ना तो स्थितिज होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो गतिज होती है और ना ही स्थितिज होती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 53 नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अगला 54 है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है दोस्तों, याद रखिएगा तो किसमें, ठोस में, यानी कि
54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण करती है ठोस में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 55 नंबर देखिएगा। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन पर, ठीक है। यानी एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता जब बादल छाए हुए दिन में, बादल छाए हुए दिन पर क्या होता है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। अगला देखिएगा 56 नंबर कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण होता है, ठीक है। यानी आपतन का कोण इनके बीच का कोण क्या होता है दोस्तों, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 57 नंबर आपके सामने है। 57 है दोस्तों कि MCB जो लघु पठन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। किस पे काम करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है, तो सोडियम का किया जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसका किया जाता है, सोडियम का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 59 नंबर कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि निम्न से किसका उपयोग, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है ये विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर कह रहा है कि न्यूक्लियोन का मान होता है कि क्या होता है दोस्तों, ये होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ठीक है। न्यूक्लियोन का जो मान होता है ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या न्यूक्लियोन का मान होता है। अगला देखिएगा 61 नंबर कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साक्षरता क्षारता करता है, क्षारता, ठीक है, याद रखिएगा कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है क्षारता। अगला 62 है कि नाइट्रोजन गैस की अणु में निम्न आबंध है, क्या है दोस्तों, यह त्रिसहसंयोजी आबंध, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस की अणु में निम्न आबंध है त्रिसहसंयोजी आबंध, ठीक है। अगला देखिएगा 63 नंबर देखिएगा। 63 नंबर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, क्या दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला दोस्तों 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 64 है दोस्तों, देखिए 64 नंबर सवाल है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत धनी तत्व का निकलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, विद्युत धनी तत्व का निकलना। अगला देखिएगा 65 कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं है बल्कि आयरन मौजूद है दोस्तों, क्रोमियम भी है और निकेल भी है, टंगस्टन नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 66 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 67 है कि बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 राज्यों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार राज्य की जो सीमाएं घिरी हुई है 3 राज्यों द्वारा, झारखंड, पश्चिम बंगाल दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक दोस्तों उड़ीसा, यानी बिहार राज्य की सीमाएं जो है घिरी हुई है 3 राज्यों द्वारा, ठीक है। अगला आपके सामने दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, सॉरी दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों 3 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं होगा दोस्तों बल्कि उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। 68 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों, तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं, याद रखिएगा किसमें है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 69 नंबर सवाल देखिएगा। 69 है कि बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक
अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है दोस्तों। यानी 69 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा 2040 तक। यानी कि बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक, तो 2040 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है। अगला 70 है कि बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसके नाम पर रखा जाएगा, तो वीर सावरकर के नाम पर, याद रखिएगा। यानी कि बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का जो नाम है ये वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए गलत सवाल लिखिएगा। 71 नंबर सवाल लिखिएगा दोस्तों। 71 क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया दोस्तों। ठीक है, तो 71 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा विस्तार है ये किसके शासनकाल में देखा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है दोस्तों 1325 से लेकर 1300, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं 1300, याद रखिए दोस्तों 1350 तक। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के किसका बेटा है दोस्तों, तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था दोस्तों, कब किए थे, तो 1320 में किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किस शासनकाल में देखा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंजीरा। ठीक है, मंजीरा दोस्तों ये कृष्णा नदी सहायक नदी नहीं है, बल्कि घाट प्रभा, मूसी, उसके बाद तुंगभद्रा दोस्तों ये क्या है, एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखिए, तो हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 73, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किससे संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है महानदी पर हीराकुंड बांध, जो किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 नंबर सवाल कहा रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेयॉन जो है ये मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, रेयॉन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्या है, एक खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि बात करते हैं बाजरा, धान, ज्वार, क्या दोस्तों ये खरीफ की फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, देखिए गेहूं क्या है दोस्तों, गेहूं रबी फसल है। कौन सा है, रबी फसल। अगला देखिएगा 76 है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। याद रखिएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना इनमें से किसने किए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय राजे को उपाधि राजा किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, चलिए जन गण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 77 नंबर। 77 देखिएगा, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया दोस्तों। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कांडला। यानी भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर, तो कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। यानी 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 78 है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। यानी याद रखिएगा 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पोखरण 2। यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष पोखरण 2 की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 79 नंबर है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी, 2007 में किया था। कब किया था, 2007। चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल देखिएगा। 80 का आपके सामने कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था दोस्तों। किसने किया था, 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य ने। किसने किया, कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, अगला 81 नंबर सवाल है दोस्तों कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिनने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, आइए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है देखिएगा यहाँ पे,
एडम स्मिथ दोस्तों, एडम स्मिथ थे, या फिर डॉक्टर फिलिप कोटकर, डॉक्टर कीगन ब्लेयन, या फिर जॉन मेल्ट किसन। याद रखिएगा 81 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किनेस। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपके सामने 82 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखिएगा 82 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। किसके विरुद्ध? तो रॉलेट एक्ट, यानी महात्मा गांधी किस अधिनियम के विरुद्ध? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना दलील या फिर बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो बिना किसी पर संदेह हुए गिरफ्तार कर लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, इसलिए सब क्या कहा गया है? काला कानून कहा गया है। अगला 83 है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। कहा जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 84 नंबर सवाल। देखिएगा 84 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है। 84 है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करना है। किसको करना है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, यानी 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वाराहगिरी वेंकट गिरी। याद रखिएगा वाराहगिरी वेंकट गिरी जो है ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने जीके जीएस प्रश्न को डिस्कस कर दिया दोस्तों। वीडियो को और शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।